ओके तो गाइज हाय वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइज आरएसी का हम एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए आरएसी हम सॉल्व कर रहे थे। आरएसी के टॉपिक को समझ रहे थे और उसके न्यूमेरिकल हम लगाने वाले थे। तो अभी तक हमने आपको 2 लेक्चर बना चुका हूँ ऑलरेडी। एक लेक्चर में आपको बनाकर बेसिक टर्म्स आपको आरएसी के समझाए थे। उसके बाद मैंने आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी मेरे जो पुराने वीडियोस था उसको थोड़ा सा कॉपी करके मैं उसको ऐड किया हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टॉपिक्स को मैंने कट एडिट पेस्ट करके किया है उसमें से एक एक क्वेश्चन ही बनता है, बट वो टर्म आपको जानना जरूरी है। आप वीडियो देख चुके हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो टॉपिक क्यों पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? तो गाइस साइकोमेट्रिक हम पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में 1 घंटे का अप्रोक्सीमेट आसपास लेक्चर होने वाला है और साइकोमेट्रिक के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम यहाँ पे करने वाले हैं। ज़्यादा न्यूमेरिकली पार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया था एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए ज़्यादा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो हम वही यहाँ पे देखने वाले हैं। तो गाइज साइकोमेट्रिक क्या है, सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर के बारे में आरएसी में हम रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ रहे थे ना। अब जो हमारा जो लास्ट यूनिट होता है आरएसी का साइकोमेट्रिक में हम पढ़ने वाले हैं फुल ऑन एसी के बारे में, एयर कंडीशनर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं गाइस। ओके, तो आरएसी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक हमारा रेफ्रिजरेटर पे काम करता है और दूसरा हमारा एयर कंडीशनिंग पे काम करता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं आप देखोगे, मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा 1-1.5 घंटे का मैं आपको 50 से 40 से 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन 8 से 10 साल में जितने बार पूछे गए हैं कराऊंगा, तो आप देखोगे कि एसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एयर कंडीशनिंग की बात करा जाए तो एयर कंडीशनिंग में क्या क्या होता है, आप जनरली टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हो ना, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हो ताकि आपको कंफर्ट मिले, है ना, ताकि आपको कंफर्ट प्रोवाइड हो एसी गर्मी के टाइम पे। तो गर्मी के टाइम पे एज अ एयर कंडीशनर में आप गर्मी के टाइम पे आप चाहते हो आपका कमरे का टेम्परेचर कम हो, कमरे का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक आप मेंटेन करके रखते हो ताकि आपको कंफर्ट फील हो। और गर्मी के टाइम पे एज एयर कंडीशनर जो है एज ए हीट पंप की तरह काम करने लगता है और आप चाहते हो कि गर्मी के टाइम पे ठंडी के टाइम पे आपका 44 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया, 40 डिग्री, ओके 40 भी ज़्यादा हो जाएगा, 34 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन करके रखना है। तो ये जो एयर कंडीशनर है ये बहुत ठंडी में की बात करें चाहे गर्मी की बात करें दोनों में काम करता है। दोनों में ये टेम्परेचर को मेंटेन करके आपके कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है क्योंकि आपको कंफर्ट चाहिए, है ना। जो एयर कंडीशनर है वो 2 तरीके से हमारा काम करता है। पहला, एक तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कमरे का टेम्परेचर कम या ज्यादा रहे ठंडी और गर्मी के अकॉर्डिंग। दूसरा गाइस ये ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, कमरे की ह्यूमिडिटी, मतलब ड्राई ह्यूमिडिटी का आगे हम समझेंगे क्या है ह्यूमिडिटी। होता है ना, आप बोलते हो यार बहुत ह्यूमिडिटी है, कभी कभी क्या होता है कि पूरे कमरे को आप बंद कर दो और कमरे में अगर आप कूलर, पूरा कमरा क्लोज है, रूम आपका क्लोज है और रूम में आप कूलर चला देते हो, ठीक है, तो फिर क्या होने लगता है, थोड़ी देर बाद ठंड नहीं आपको उमस होने लगता है ना, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। एयर में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आने के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, अजीब सी गर्मी लगने लगती है, ठीक है, बल्कि कूलर चल रहा है फिर भी पसीना आने लगता है, होता है ना, यही है हमारा ह्यूमिडिटी। ऐसे ही क्या होता है कि ज्यादा खुला एरिया है तो ड्राई एयर एटमॉस्फेयर, मतलब क्या है बात कर रहे हैं अपन गाइस, ये कमरा है, इस कमरे में ड्राई एयर भी होता है और मॉइस्ट और वाटर वेपर भी होता है। इन दोनों में से कोई भी एक ज्यादा एक कम हुआ, ठीक है, तो भाई हमें अनकंफर्ट होने लगेगा। अगर हमें कंफर्ट चाहिए तो हमें दोनों 50% चाहिए ही चाहिए। एक भी इसमें से ज्यादा कम हुआ हमें डिस्कंफर्ट होने लग जाएगा। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और क्वालिटी ऑफ एयर, ये 3 चीज पे हमारा पूरा का पूरा साइकोमेट्रिक काम करता है। साइकोमेट्रिक नाम क्यों पड़ा गाइस? साइकोमेट्रिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो साइंस है वो पूरा का पूरा स्टडी करता है आपके एयर जो है उसके टेम्परेचर पे, उसकी ह्यूमिडिटी पे और एयर की
क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी इन द सेंस कि वो ड्राई है, ड्राई एयर है, या फिर आपका वाटर वेपर है। क्लियर है? ड्राई एयर है या फिर वाटर वेपर है। अगर यहाँ पे देखोगे गाइस, तो जो हमारा नॉर्मल एयर होता है, जो नॉर्मल एयर होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एयर क्वालिटी की बात करें तो नॉर्मल एयर हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है ड्राई एयर, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, और जो दूसरा होता है हमारा होता है वाटर वेपर, जिसमें वाटर वेपर होते हैं, है ना। और जब ये दोनों मैच कर मिलते हैं, ड्राई एयर और वाटर वेपर किसी कंटेनर में रखा हुआ है, ड्राई एयर भी है वाटर वेपर भी है, ऐसे एयर को हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट एयर। ठीक है, मैंने ये अभी आपको हिंट दे दिया, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म था जो हमको यहाँ पे आपसे डिस्कस करना था, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। यहाँ पे गाइस एक चीज और पढ़ेंगे। जनरली हम रेफ्रिजरेटर में सीओपी करके चीजें पढ़ रहे थे सीओपी करके, है ना, सीओपी। और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हम क्या पढ़ रहे थे कि हमें डिजायर्ड क्या चाहिए, क्या हमें चाहिए अपॉन वर्क इनपुट, यही था ना। और फाइनली फॉर्मूला हमारा बनता था जो नीचे से जो निकल रहा है रेफ्रिजरेटर से, Q2 अपॉन वर्क डन, सीओपी बनता था। गाइस एयर कंडीशनिंग की जब बात करें, एयर कंडीशनिंग की जब हम बात करते हैं तो यही सीओपी हमारा EER में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ओके, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। और इसका रिलेशन अगर आपका बताऊं, इसका रिलेशन आपको याद न्यूमेरिकल बन जाता है ज्यादा, क्योंकि जो एयर कंडीशनिंग जब आप पढ़ते हो गाइस, तो फिर सीओपी के टर्म्स हटाकर ज्यादा से ज्यादा EER पे ही काम होता है। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो पे ही। तो सीओपी का जो रिलेशन होता है वो बनता है 0.293 EER। तो ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पे जरूरत पड़ेगा। कैसे ये आया गाइस, इसको थोड़ा सा देखो आप ध्यान से, मैं आपको बताता हूं कैसे ये आया। देखो EER इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन जिसकी यूनिट वाट होती है, जिसकी यूनिट वाट होगी। क्लियर है? और आपका ऊपर जो होता है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर अपॉन वर्क डन, ये होता है EER का एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, अब BTU, अगर आप 1 BTU की बात करें तो 1 BTU की अगर बात करें तो 1 BTU में 1055 जूल होता है, और BTU पर आवर चाहिए यहाँ पे, तो 1055 अपॉन 3600, तो जूल पर सेकेंड वाट में कन्वर्ट हो गया ना। तो इस तरीके से हमारा COP जो के टर्म्स में लिखना हो तो 0.293 EER होता है, और EER के टर्म में लिखना हो तो ये हो जाता है 3.4 COP। ठीक है, एक चीज ये तो जनरली आपको इस लेक्चर से जो कुछ आपको मैंने चीजें बताई, नॉर्मल एयर, मॉइस्ट एयर, ड्राई एयर, वाटर वेपर, और ये जो है ये सब आपको बस याद रखना है, और एक ये फॉर्मूला अभी आपको फिलहाल याद रखना है। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा रहा हूँ गाइस, ये पॉइंट को नोट करना है आप। जैसे जैसे सीओपी जितना ज्यादा होगा, आपकी एसी की बात कर रहा हूँ, एसी का, ठीक है, रेफ्रिजरेटर नहीं, रेफ्रिजरेटर से एसी का सीओपी हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, एसी का सीओपी रेफ्रिजरेटर के सीओपी से हमेशा ज्यादा होता है, और जो सीओपी होता है एसी का, वो अगर एसी का सीओपी ज्यादा है, इसका मतलब रनिंग कॉस्ट जो है आपका, जो रनिंग कॉस्ट है वो कम है। अगर आप चाहते, इसीलिए तो आप कहते हो कि भाई आपको 5 स्टार वाले 5 स्टार का एसी ज्यादा अच्छा है ना, फिर 4 स्टार, ऐसे ही 3 स्टार, तो आप ज्यादा प्रेफर करते हो 5 स्टार वाले एसी खरीदने का, क्योंकि उसकी सीओपी ज्यादा होती है, तो रनिंग कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा, है ना। 5 स्टार का मतलब सीओपी जो होगा यहाँ पे आपका ग्रेटर देन 3.5। जनरली आपका जो सीओपी हमेशा 3.5 से ज्यादा ही रहेगा। 5 स्टार में जो आपकी एसी का जो सीओपी होगा वो हमेशा 3.5 से ज्यादा होगा। 4 स्टार की बात किया जाए, 4 स्टार की सीओपी जो होगा वो लेस देन 3.3 के आसपास होता है, और 3 स्टार के में सीओपी जो होता है 3.1, और यहाँ पे 3.3 के आसपास।
तो गाइस इसको आप सही कर लेना, ठीक है। अभी वीडियो एक्चुअली बंद हो गया था हमारा 5 स्टार में दिस, बट आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको सीओपी ये याद रखना है कि रनिंग कॉस्ट आप चाहते हो कि एसी का कम खर्चा हो तो सीओपी, ज्यादा सीओपी वाली एसी खरीदो, और एक फॉर्मूला आपको यहाँ से ये 2 चीज आपको याद रखना है। तो गाइस हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक देखे, और आई थिंक थोड़ा सा आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि यार ये सब कहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं साइकोमेट्रिक में, फॉर्मूले। ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये थोड़ी सी एसी से रिलेटेड था तो मैं सोचा इसके आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जो मैं बोला कि आपको यही 2 चीज ध्यान रखना है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, इतना चीज ध्यान रखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब हम जो नेक्स्ट टर्म देखने वाले हैं, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं हमारे एसी में उसको देखने वाले हैं। जैसे गाइस सबसे पहले हम आपको अभी बताए कि एसी, नॉर्मल एसी वगैरह ये सब कैसा कैसा क्या क्या था, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि नॉर्मल एयर जो होता है 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ड्राई एयर, एक होता है वाटर वेपर, है ना। और ये दोनों जब किसी कंटेनर में होते हैं तो हम उनको मॉइस्ट एयर भी बोलते हैं। मॉइस्ट एयर को क्या बोलते हैं हम लोग? जनरली मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इज कॉल्ड मॉइस्ट एयर, ओके। और ड्राई एयर क्या होता है? एकदम सूखा, मतलब उसमें वाटर वेपर का कोई भी पार्टिकल नहीं होगा, उसको हम ड्राई एयर कहते हैं। पहला ये पॉइंट था। दूसरा गाइस हमें सीखना है, नॉर्मल एयर हो गया, अब हम देखने वाले हैं सैचुरेटेड एयर। ये जो टर्म्स जो मैं आपको बता रहा हूं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आगे दिक्कत होगी, ठीक है। तो सैचुरेटेड एयर को हम ऐसे समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा ड्राई एयर भी है, ओके, और इस कंटेनर में हमारा वाटर वेपर भी है, मतलब इस कंटेनर में हमारा मॉइस्ट एयर है। करना क्या है आपको, इसमें से इधर से ड्राई एयर निकालना चालू करो। इस कंटेनर से एक तरफ से ड्राई एयर निकालो और दूसरी तरफ से वाटर वेपर के निकालो। तब तक निकालते जाओ गाइस, तब तक ड्राई एयर ऐसे निकालते जाओ, वैसे इधर निकालो, ऐसे निकालते जाओ, है ना। तब तक दोनों काम करते जाओ। जैसे आपका ड्राई एयर का अमाउंट 1 kg होता है, ड्राई एयर का अमाउंट 1 kg, सॉरी मैं आपको ह्यूमिडिटी बता रहा हूं एक्चुअली आपको, इसको मिटा लेंगे, सैचुरेटेड एयर नहीं, ह्यूमिडिटी बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए अब जब इतना मैंने बना ही दिया है तो ह्यूमिडिटी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सैचुरेटेड एयर बात करेंगे। जनरली हमें पढ़ना कैसा था? नॉर्मल एयर पढ़ना था, फिर सैचुरेटेड एयर पढ़ना था, फिर ह्यूमिडिटी पढ़ना था। कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है। तो जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखते हुए आप ड्राई एयर, एक तरफ से ड्राई एयर निकालना चालू करो कंटेनर से, एक तरफ से वाटर वेपर निकालना कंटेनर से चालू करो। निकालते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ड्राई एयर आपके पास 1 kg, जैसे आपके पास ड्राई एयर 1 kg आया, रुक जाओ। उस टाइम पे जो वाटर वेपर की जो अमाउंट है, उस टाइम पे जो वाटर वेपर की अमाउंट है, दैट्स कॉल्ड द ह्यूमिडिटी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहोगे गाइस ह्यूमिडिटी का, तो ऐसे लिख सकते हो डेफिनेशन इसका। मैं बोलता हूं, लिख लो आप। इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, ग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर। क्लियर हो गया गाइस? तो ह्यूमिडिटी, और इसको हम लोग जनरली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो कैसे समझना है गाइस इसको, कि एक कंटेनर में मॉइस्ट एयर है रखा हुआ है, उस मॉइस्ट एयर, आपके मान लो आपका कमरा है, उस कमरे में मॉइस्ट एयर है, आप एसी की हेल्प से क्या कर रहे हो, ड्राई एयर और वाटर वेपर मान लो कर रहे हो, ऐसे कि ड्राई एयर निकाल रहे हो एक तरफ से वाटर वेपर निकाल रहे हो। ऐसा टाइम आएगा जैसे आपका ड्राई एयर 1 kg आया, 1 kg ड्राई एयर पे वाटर वेपर की जो अमाउंट है, दैट्स कॉल्ड द ह्यूमिडिटी, एंड द रेशियो बिटवीन दिस
1 kg ऑफ ड्राई एयर एंड उस टाइम पे जितना वाटर वेपर है, इन दोनों का जो रेशियो है दैट्स कॉल्ड द ह्यूमिडिटी रेशियो। ओके गाइस, हम थोड़ा एक बार फिर से ये चीज पढ़ेंगे, उससे पहले हम सैचुरेटेड एयर एक बार देख लेते हैं। ओके गाइस, सैचुरेटेड एयर थर्ड टॉपिक है हमारा, सैचुरेटेड एयर। पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, डेफिनेशन देखने के बाद हम फिर आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलेंगे। बट हमें पता होना चाहिए कि जब भी मैं आगे जब बात करूंगा, फिर मैं जब बोलूंगा ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सैचुरेटेड एयर है, नॉर्मल एयर है, तो आप समझ सको। तो सैचुरेटेड एयर को मैंने जो डेफिनेशन लिखा है कि नॉर्मल एयर कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड देन इट कैन नॉट एब्जॉर्ब फर्दर, इसको दैट टाइप ऑफ एयर इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। समझते हैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से। मान लो गाइस ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा नॉर्मल एयर है। क्या है? नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर का मतलब अभी मैंने बताया था, नॉर्मल एयर का मतलब होता है उसके अंदर ड्राई एयर भी है और उसके अंदर वाटर वेपर भी है ना। और नॉर्मल एयर को हम एक और नाम से जानते हैं मॉइस्ट एयर, मतलब मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर है इसके अंदर। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वाटर वेपर का अमाउंट ऐड कर, जैसे हम इसमें थोड़ा सा वाटर वेपर ऐड करेंगे तो इसमें का जो भी ड्राई एयर है क्या करेगा, इस वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने लगेगा। आप ऐड करोगे एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐड करोगे एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ यहाँ पे और इनविजिबल दिखे, कुछ शो ही नहीं करेगा, ठीक है। ऐड करते जाओगे वाटर वेपर, ये एब्जॉर्ब करता जाएगा। ओके, तो आप कहीं पे लिक्विड टाइप का कुछ दिखेगा ही नहीं, डालते जाओगे एब्जॉर्ब करेगा। बट एक टाइम आएगा, एक लिमिट आएगा, उसके बाद जब आप वाटर वेपर उसमें ऐड करेंगे, फिर भाई वो अंदर का जो मॉइस्ट एयर, नॉर्मल एयर, वो बोलेगा भाई हो गया मेरा काम खत्म, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो जो टाइम पे जो एयर की जो क्वालिटी होती है, उस तरीके के क्वालिटी वाले एयर को ही हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। ओके, और फाइनली पहले क्या होता है गाइस, इसके अंदर मॉइस्ट एयर है, मतलब मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इसके अंदर है। आप इनविजिबल है, आपको दिखेगा नहीं, इनविजिबल है। वाटर वेपर ऐड करोगे एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐड करोगे एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐड करोगे एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर एक टाइम आएगा, उसके बाद आप वाटर वेपर जब आप डालोगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बोलेगा खत्म काम, अब मैं एब्जॉर्ब नहीं करूंगा। उस टाइम पे जो इस कंटेनर की जो क्वालिटी, इस कंटेनर की एयर की जो क्वालिटी होगी, वो क्वालिटी ऑफ एयर को ही हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं, और वो आपको एक स्मॉग या फॉग की तरह दिखना लगेगा एट दैट टाइम पे। सैचुरेटेड एयर जो स्मॉग या फॉग की तरह आपको व्हाइटिश टाइप का यहाँ पे दिखने लगेगा। क्लियर है? तो यही था हमारा सैचुरेटेड एयर। इसके बाद गाइस देखते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने देखा, उसके बाद हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में भी देखते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है गाइस? It is the mass of water vapor present in 1 meter cube of dry air, ठीक है। और जनरली ग्राम पर मीटर क्यूब से हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस ये, बस आपको यहाँ पे एक डिटेल के लिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ऐसा भी टर्म्स होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज अ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ड्राई एयर। क्लियर है? तो 1, जैसे 1 वहां पे क्या था, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या बताया था, 1 kg ड्राई एयर में, 1 kg ड्राई एयर में वाटर वेपर का अमाउंट जो होगा वही होता है हमारा ह्यूमिडिटी। बट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की जब बात करेंगे तो 1 kg ड्राई एयर नहीं गाइस, हम यहाँ पे 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में बात कर दे रहे, 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर में वाटर वेपर का जो अमाउंट होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्लियर है? उसके बाद गाइस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर ये देखेंगे। ओके गाइस, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। एक चीज और आपको गाइस मैं बताऊंगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सैचुरेटेड एयर के बारे में पढ़ा है, सैचुरेटेड एयर पढ़ा ना, सैचुरेटेड एयर। तो सैचुरेटेड एयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट रहा था बट ये सही टाइम पे हमें याद आ गया। ये डायग्राम तो याद है ना, टीएस डायग्राम, ये डायग्राम याद है? अभी हमने प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक में। तो गाइस कनेक्ट करके चलना है,
मैंने इसीलिए पहले आपको थर्मोडायनेमिक पढ़ाया, थर्मोडायनेमिक कंप्लीट करते ही आरएसी पढ़ा रहा हूं और आरएसी को कंप्लीट करते ही एचएमटी पढ़ाऊंगा, ताकि ये सब आपस में रिलेट है, ये सारे चीज आपस में रिलेट है, आपको कहीं दिक्कत ना हो और आप इजीली इन सब चीजों को रिमेंबर करके रखो। इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। तो गाइस सैचुरेटेड एयर, तो सैचुरेटेड एयर करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके हैं सैचुरेटेड एयर करने के। तो ये गाइस टेम्परेचर, तो मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं ऐसे, दिस इज टेम्परेचर, ये क्या है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है और ये जो है क्या है, ये P1, एक और बनेगा ऊपर P2, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ये ब्लू से जो दिख रहा है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। मान लो ये स्टेट, ये जो स्टेट है यहाँ पे हमारा ये हमारा हो गया नॉर्मल एयर, ठीक है, मान लो है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, यही तो है हमारा, इसी को तो बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, वेपर लाइन, है ना। तो इस पॉइंट को, इस लाइन पे यहां तक, इस पॉइंट को यहां तक लाने के लिए और इस पॉइंट को यहां तक लाने के लिए हम दो प्रोसेस का यूज करेंगे। एक क्या करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बट हम उसमें वाटर वेपर को ऐड करता जाएंगे, वाटर वेपर को ऐड करते जाएंगे, टेम्परेचर को लेकिन कांस्टेंट रहेगा। बट एक टाइम आएगा जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होना बंद हो जाएगा, एट दैट टाइम पे जो क्वालिटी होगा वही तो हो गया हमारा सैचुरेटेड टाइप का, सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड वेपर एयर, ठीक है। और एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या तरीका है गाइस, प्रेशर कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें बट टेम्परेचर को कम करते जाएं, टेम्परेचर को कम करते जाएं और करते 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 इस लाइन पे आगे एक पॉइंट आएगा जहां पे हमारा जो एयर होगा वो सैचुरेटेड कंडीशन में होगा, तो उसी को हम सैचुरेटेड एयर। तो दो तरीका होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वाटर वेपर ऐड करते जाओ और दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर कम कर दो। तो इस दो तरीके से किसी भी एयर को हम सैचुरेटेड एयर बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम TDB से लिखते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ एयर रजिस्टर्ड बाय थर्मोमीटर। आप कोई भी थर्मोमीटर, और जनरली हम साइकोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, साइकोमेट्रिक की पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे मेजर करने के लिए साइकोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। साइकोमीटर याद रखना, साइकोमीटर से हम मेजर करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, क्लियर है। तो टेम्परेचर ऑफ एयर, साइकोमीटर जो थर्मोमीटर, साइको थर्मोमीटर जो है हमारा, उसके हेल्प से जो नॉर्मल एयर का हमने क्या किया, उसको टेम्परेचर मेजर किया, वो जो टेम्परेचर हमें बताता है उसी को हम लोग कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और उसके बाद जो उसका बल्ब होता है, उस बल्ब को अगर हम किसी वेट क्लॉथ से ढक दें, उस साइक्रोमीटर के जो थर्मोमीटर का जो बल्ब पॉइंट होता है जहां से वो सेंस करता है टेम्परेचर, उस पॉइंट को अगर हम वेट क्लॉथ से ढक दें, उस टाइम पे जो टेम्परेचर को मेजर करेगा, जिसको हम TWB, उसी को हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, और इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं गाइस वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है, TDB माइनस TWB, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, आगे हम बात करेंगे। एक यहीं पे हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं गाइस, 4th पॉइंट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इट इज अ टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया, डायग्राम बना के बताया ना, ऐसा डायग्राम बनाया था और मैं बोला था ये कंडीशन पे हमारा एक मान लो कोई सिस्टम कंटेनर है, उस कंटेनर में जो एयर है उसकी क्वालिटी मान लो इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट को एयर को इस, ये जो लाइन है सैचुरेटेड लाइन है ना, ये सैचुरेटेड लाइन है और सैचुरेटेड वेपर लाइन है, इसको लाने का दो तरीका है इस पॉइंट तक। एक तो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन जो बताया था, और दूसरा होता है कि कांस्टेंट प्रेशर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है गाइस, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जब आप कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट पे टेम्परेचर को कम करते जाओगे, और तब तक कम करते जाओगे जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए। सैचुरेटेड होने हो रहा है मतलब वो कंडेंस हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है ना, कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन हो रहा है। तो इस पॉइंट पे जैसे आया, उस पॉइंट पे जो
लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा, जो मतलब जो एयर की जो टेम्परेचर होगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, डेफिनेशन है, इट इज अ टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इन ऑर्डर टू कॉजेस अ कंडेंसेशन। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को जो टेम्परेचर है एयर का, ड्यू टू कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो एयर का टेम्परेचर होगा, दैट्स कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो गाइस हमने क्या क्या पढ़ा अभी हमने क्या क्या चीजें देखा। सबसे पहले हमने देखा था ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीबी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, उसके बाद देखा था वेट बल्ब टेम्परेचर, फिर हमने देखा था ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन इसको हमने बोला था वेट बल्ब डिप्रेशन, है ना। अब जो ये जो है, अब इसके साथ ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, जो हमारा ड्यू पॉइंट था ड्राई बल्ब, ओके, डिफरेंस बिटवीन ड्राई, यहां पे देखो डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब माइनस डिफरेंस ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट बल्ब डिप्रेशन। ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वो ध्यान रखना कि जब एयर सैचुरेटेड होता है, ठीक है, व्हेन एयर इज सैचुरेटेड, व्हेन एयर इज सैचुरेटेड, ठीक है, देन ड्यू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर सेम। ठीक है, आर सेम, नोट कर सकते हो आप। ये जो पॉइंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वे कोई जब एयर हमारा सैचुरेटेड स्टेट में होता है, इन दैट केस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइकोमेट्रिक रिलेशन गाइस, अभी हम साइकोमेट्रिक रिलेशन के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, साइकोमेट्रिक रिलेशन, तो साइकोमेट्रिक रिलेशन में हम सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाने वाले हैं गाइस। ठीक है, सबसे पहले आपको याद होगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले हम प्रेशर की बात रिलेशन बनाते हैं। ठीक, साइकोमेट्रिक रिलेशन में सबसे पहले हम प्रेशर का रिलेशन बनाएंगे, और प्रेशर का रिलेशन में जो डाल्टन भैया थे हमारे, जो डाल्टन्स थे, इनके थ्रू इनका कहना था, ये था कि टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी एयर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ये होता है टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई किसी भी तरीके का मिक्सचर का। ठीक है, किसी भी तरीके का मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है वो इज इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ उसका, उसमें जो एयर है प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, डाल्टन्स के थ्रू ये कहा था। ये फॉर्मूला गाइस याद रखना है, और ये टोटल पार्शियल, इसको हम पीवी से भी लिखते हैं, पीवी। ठीक है, पीवी। ठीक है, ये पॉइंट मार्क करके रखना है, बाय डाल्टन के थ्रू ये मिला था। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गाइस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन देख लिया था। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का हमने डेफिनेशन देख लिया था। डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि एक कंटेनर था, कंटेनर में नॉर्मल एयर है, मतलब उसमें मिक्सचर ऑफ एयर, उसमें से आप एक तरफ से ड्राई एयर निकालना चालू करो और एक तरफ से वाटर वेपर निकालना चालू करो, और जब आपका ड्राई एयर 1 kg हो जाए, उस टाइम पे जो वाटर वेपर का जो अमाउंट होगा, इन दोनों का जो रेशियो होता है, दैट्स कॉल्ड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और द ह्यूमिडिटी रेशियो। यही था ना। तो गाइस यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखो, PA VA इज इक्वल टू RA R, PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, mRT। एयर के लिए मैंने इक्वेशन लिखा, आइडियल गैस इक्वेशन। अब मैं लिखने वाला हूं वेपर के लिए,
दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एयर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन और वाटर वेपर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन। ओके गाइस, यहाँ पे Ma को ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं कि Ma इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, Ma इज इक्वल टू Pa V अपॉन Ra T, और यहां से हम mv लिख सकते हैं pv v अपॉन rv t। वॉल्यूम और टेम्परेचर को हमने दोनों में कांस्टेंट रखा है, जो अमाउंट है सेम अमाउंट हमने मान लिया, वॉल्यूम और का जो एयर का है और वेपर का है, और जो टेम्परेचर है हमने उसको कांस्टेंट रखा है, ठीक है। इन दैट केस अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों का जो रेशियो होता है ma अपॉन mv, द रेशियो ऑफ ma अपॉन mv, जिसका आपका बनेगा pv इंटू नॉट दिस, ठीक है। इतना तक, यहां तक समझ में आ गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का हमने को ओमेगा w से दिखाते हैं, और इसका जो रिलेशन बनता है मास ऑफ जो भी वाटर वेपर का जो अमाउंट है, कितना मास ऑफ एयर इन 1 kg अमाउंट, यही फॉर्मूला है ना। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, mv अपॉन ma। जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपका जो फॉर्मूला फाइनल, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करो तो आपका कुछ इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, Ra अपॉन Rv इंटू Pv अपॉन Pa, ठीक है। mv अपॉन ma इज इक्वल टू Ra अपॉन Rv इंटू Pv अपॉन Pa। अब Ra, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ एयर, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ एयर अपॉन कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ वेपर। इसको गाइस और भी अच्छी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, Ra की वैल्यू कैसे निकलेगी। Ra जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, आप देख लो। इन दोनों है ना, इन दोनों की वैल्यू पुट करके क्या था, मास ऑफ एयर 1 kg जब होगा, तो मास ऑफ एयर की जगह आप 1 kg जब पुट करोगे, यही तो बन गया हमारा क्या, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो फाइनली जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला आता है 0.62 pv अपॉन pa। देखो pa इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pv माइनस pv, pv माइनस pv। ये हमारा जो इक्वेशन बनकर आया है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो मेन इक्वेशन है, यही है। यही आपको गाइस याद रखना है। हमने ऐसा क्यों किया गाइस, PA की जगह पे PV माइनस PV इसलिए लिख दिया क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर दिया होगा और वेपर का आपको दिया होगा, एयर का नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट कर दोगे, आपका निकल जाएगा। अब मैं बोल रहा था कि ये RAI 0.622 जो आया है, एयर का निकाल लो और वेपर का निकालो, दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.622 आ जाएगा। कैसे, एक हिंट दे दे रहा हूँ, एक का मैं बता दे रहा हूँ, बाकी निकाल लेना। एयर की बात किया जाएगा, इस एयर की बात किया जाए तो एयर में क्या हो जाएगा, RO, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ दिस इज RO अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। तो RO की वैल्यू होती 8.314 और एयर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर कितना होता है 28.97। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट 0.287 आ जाएगा। क्लियर। उसी तरह RV करोगे तो RV की जो वैल्यू आएगा R0 अपॉन मास ऑफ वेपर, R0 की वैल्यू 8.314 और MV मास ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब H2O, H2 में 2 हाइड्रोजन, O 16, O का मॉलिक्यूलर मास 16 प्लस 2 18, डिवाइड करोगे तो RV की वैल्यू आ जाएगी 0.462। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये, और इससे आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। इतना गाइस आपको जानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नहीं आता है क्वेश्चन इस टॉपिक से, साफ बात। आपको बस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है वो पता होना चाहिए। इतना डिटेल जा रहा है, मतलब आप गेट के लिए लेक्चर देख रहे हो और गेट के अकॉर्डिंग मैं आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, गेट के अकॉर्डिंग ही आपको जो चीजें जो बताया है गेट के अकॉर्डिंग चला गया, बट मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से इतना डीप में ना जाऊं, ठीक है। अगर आपको डीप में गाइस पढ़ना है तो आप कमेंट करें ताकि हम जो अगली जो वीडियोस बनाएं
अगर आप चाहते हो थोड़ा और डीप में जाने के लिए तो आप जरूर कमेंट करके हमको बताएं, तो हम और भी डीप में आपको चलकर समझाएंगे। बट गाइस, अगर हम एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें नहीं जरूरत है इतना डीप में जाने का। अभी मैं आपको काफी सारे 40 से 50 क्वेश्चन कराऊंगा और आप देखोगे कहीं भी इतने डीपनेस की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी डीप नॉलेज की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी। और मैं कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कवर करूँ, आपकी एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे छूटे ना। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। एक दो टर्म्स गाइस और हैं जो कि जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। एक आता है गाइस डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा जरूरत नहीं है, बट जस्ट आप साइकोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि हर टॉपिक से आप इंट्रोड्यूस हो जाए, ताकि कोई ये टॉपिक आए तो आप बोले नहीं यार ये तो था ही नहीं इसमें। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को गाइस हम म्यू से दिखाते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पीवी अपॉन पीवीएस, पीवी अपॉन पीवीएस 1 माइनस पीवी अपॉन पीटी और पीवीएस अपॉन पीटी, ये वैल्यू। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डेफिनेशन समझो, फॉर्मूले पे मत जाओ। डेफिनेशन ये कह रहा है गाइस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का डेफिनेशन होता है मास ऑफ वाटर वेपर एब्सॉर्ब विद यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक, इसको इस तरीके से और लिखते हैं, मास ऑफ वाटर वेपर W अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेटेड पॉइंट पे, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और दूसरा जो पॉइंट है गाइस वो है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ये भी इसी टॉपिक में 5 से डिनोट करते हैं और ये पीवी अपॉन पीवीएस होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेटेड पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो साइकोमेट्रिक चार्ट अब हम लेक्चर में देखने वाले हैं साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। तो साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में भी बहुत पहले मैं आरएसी के में काफी अच्छी तरीके से एक एक लाइन का मतलब मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। साइकोमेट्रिक चार्ट का आपको याद होगा कुछ इस तरीके का चार्ट दिखता है। ठीक है, इस तरीके का चार्ट दिखेगा, है ना, इस तरीके का चार्ट रहता है साइकोमेट्रिक चार्ट। ये लाइन जो है हमारा वेपर प्रेशर लाइन रहता है। ठीक है, जैसे मैंने एक पॉइंट मार्क किया, इस पॉइंट पे मुझे हर चीज देखना है। इस पॉइंट को आप अगर यहाँ पे फोकस करोगे तो ये जो पॉइंट पे ये जो लाइन टच करेगा, मतलब अगर एयर की क्वालिटी ये है तो इसको अगर आप ड्यू पॉइंट, ये जो नीचे वाला जो लाइन है इससे वर्टिकल ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे जो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलता है यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिल जाएगा, क्लियर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिलेगा। उसके बाद इसको अगर आप इस तरीके से एक्सटेंड करते हो तो ये जो लाइन है इस लाइन पे इस स्केल पे जाके टच करता है और इस स्केल पे आपको मिलता है सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर है ना, सेंसिबल हीट फैक्टर आपको मिलेगा। और इसको और एक्सटेंड कर दो और ये स्केल पे अगर टच कर रहे हो, इस स्केल पे जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वेपर प्रेशर। आपको वेपर प्रेशर मिल जाएगा, क्लियर है। तो अगर आपने कोई भी क्वालिटी ऑफ एयर लो, उसको आप साइकोमेट्रिक चार्ट पे रखो, उस पॉइंट पे रखो और उसको आप इस तरीके से नीचे की ओर ड्रॉ करोगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिल जाएगा उसका। इस तरीके से राइट हैंड साइड में अगर आप जाओगे और इस स्केल से अगर टच कर, ये जो स्केल है इस स्केल से टच करते हो तो आपको उसकी सेंसिबल हीट फैक्टर उसकी मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में उसको इस तुम पैरेलल लाते हो, इस ड्राई बल्ब टेम्परेचर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके इस स्केल में टच करते हो तो उसका वेपर प्रेशर पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए तो इसी साइकोमेट्रिक चार्ट में हमारा इस कुछ लाइंस हमारे इस तरीके से गए हुए होते हैं, इस तरीके से लाइन गए हुए होते हैं और ये नीचे से ऊपर तक ऐसी तरीके से जाता है। जैसे ये इस तरीके से ये 10, ये 20, 30, 40, 50 इस तरीके से नीचे से ऊपर तक ये जो लाइन है, ये लाइन हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताता है। देखो ये 40 से टच है, मतलब इस जो भी एयर जो आपने लिया था उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 40%। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है। उसके बाद ये जो स्केल है, ये जो स्केल है ये एंथैल्पी का स्केल है। एंथैल्पी का स्केल है,
इसको अगर आप 40 डिग्री के आसपास, अगर आप यहाँ से 40 डिग्री के आसपास अगर आप इसकी लाइन ऐसे लाते हो तो ये जो पॉइंट आपको मिलता है आपको उसकी एंथैल्पी मिल जाएगी उस एयर की, है ना। और इस पॉइंट को यहाँ पे टच करो तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यही है आपका ड्राई सैचुरेटेड, ये सैचुरेशन कर्व है। ये क्या है, ये हमारा सैचुरेशन कर्व है। यहाँ से आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिल गया तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सैचुरेशन कर्व, किसी भी पॉइंट को हम सैचुरेशन कर्व तक ले जाएं, हमें जो पॉइंट की जो टेम्परेचर यहाँ पे जो टेम्परेचर मिलेगा, यहाँ भी टेम्परेचर आपको अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये जो टेम्परेचर मिलता है इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। पढ़े थे ना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, वही यहाँ पे है। तो गाइस इस तरीके से साइकोमेट्रिक चार्ट मैं थोड़ा सा और भी अच्छे से इसको बताया हूँ और मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियोस जरूर देखें, क्लियर है। तो इसलिए मुझे पता है कि वीडियो ढूंढने में दिक्कत होगा तो मैं कट कॉपी पेस्ट करके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वही वीडियोस ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐड कर रहा हूँ गाइस। और ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा बट विश्वास मानो साइकोमेट्री की हर एक टर्म आपको मैं इस पूरे वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। और आपका ये कंप्लीट, मान लो इतने करने के बाद एसएससी जेई और आरआरबी जेई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजीली से कर लोगे। उसके बाद लास्ट में गाइस मैं 40 से 50 के आसपास आपको मैं खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एसएससी जेई आरआरबी जेई से रिलेटेड, और आप खुद ही देखना कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैं उस क्वेश्चन से मैच ना कर रहा हूँ। ओके गाइस, और जैसे हमारा ये आरएससी खत्म होता है हम तुरंत मूव करेंगे इसमें एचएमटी की ओर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं, और डीप में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं वगैरह हैं तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसको इंप्रूव करने के लिए। चलिए मिलते हैं। क्लियर है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट किस काम में आता है, उसको रीड कैसे करते हैं, उसकी लाइन का मतलब क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नेसेसरी मॉइस्ट एयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मॉइस्ट एयर की जितने प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके ड्राई वेट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डेंसिटी ऑफ वेपर, सब कुछ हम विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एयर कंडीशनिंग, और जनरली इट इज यूज्ड फॉर एयर कंडीशनिंग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। द वैल्यूज आर बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट वेरीफाइड बाय थर्मोडायनामिक कंसिस्टेंसी। ओके, तो मेरे पास चार्ट है, मैं आपको साइकोमेट्रिक चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, जूम आउट कर लो पहले। ये है हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट। बाप रे, बहुत कंफ्यूजन है ना। इसको मैं एकदम इजी बना देता हूँ आपके लिए। इस चार्ट को कैसे रीड करना है, वन बाय वन एक एक लाइन में आपको बनाते हुए दिखाऊंगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो लाइन आ रहा है इसका लाइन मतलब क्या है, ये जो लाइन जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये स्केल कौन सा स्केल है, ये कौन सा स्केल है, इसकी हॉरिजॉन्टल में ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, इसके वर्टिकल में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। ठीक है, दिस इज सेंसिबल हीट फैक्टर, ये सब हम आपको रीड करना यहाँ पे सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है साइकोमेट्रिक चार्ट, जिसमें कोई भी लाइन नहीं बना हुआ है, सिर्फ स्केल ही स्केल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर है। अब मैं आपको इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये है मेन साइकोमेट्रिक चार्ट का मेन पार्ट। ठीक है, जिसका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये डिफाइन करता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में। ये लाइन हमारा डिफाइन करता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये हमारा बताता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यहाँ पे लिख देते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्लियर है। ये जो स्केल है ये जनरली ये स्केल किस लिए है, ये है एंथैल्पी बताने के लिए। ये स्केल आपका एंथैल्पी बताता है। ठीक है, एंथैल्पी बताता है किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये स्केल पे जो भी लाइन आकर टकराएगा वो जो जिस पॉइंट पे टकराएगा इस स्केल में, वो जो पॉइंट की वैल्यू होगी वो होगी एंथैल्पी, उस वेपर की एंथैल्पी। ओके, ये जो स्केल है इस स्केल पे अगर यहाँ से कोई लाइन जाकर टकरा रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई लाइन इस स्केल तक जा रहा है, ठीक है, इस स्केल तक जा रहा है, और जिस पॉइंट पे टकरा रहा है उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर इन एमएम ऑफ एचजी। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसमें एमएम ऑफ एच, एमएम एचजी। क्लियर है। अब एक स्केल ये दिख रहा है, ये स्केल को क्या बोलते हैं, ये हमारा सेंसिबल हीट फैक्टर। इस स्केल पे जब यहाँ से कोई लाइन जाकर टकराएगी और उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो वेपर की क्या होगी, सेंसिबल हीट फैक्टर होगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे सेंसिबल हीट फैक्टर। क्लियर है, तो सेंसिबल हीट फैक्टर इस पे जो टकराएगी। क्लियर है, तो 1 2 3 स्केल है और ये हमारा एक ग्राफ है। इस ग्राफ से जो भी लाइन जिस पॉइंट पे टकराएगी, इस स्केल पे आकर टकराई तो सेंसिबल हीट फैक्टर होगा उस वेपर का, इस लाइन में टकराई तो उस वेपर का जो प्रॉपर्टी का क्लोजिंग प्रॉपर्टी एंथैल्पी बताएगा, इस लाइन पे टकराया तो वेपर प्रेशर बताएगा इन एमएमएचजी में। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये जो लाइन टेम्परेचर का लाइन है, और ये जनरली जो हमारा चार्ट होता है वो -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, ग्राफ में आपको दिख रहा है।
ठीक है। तो -5 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक ये बताएगा, ठीक है। अलग अलग बहुत लोग ने बनाया है, ठीक है। किसी का -6 से 45 डिग्री तक होता है, किसी का -5 से 43 डिग्री तक होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे लोग बनाए, बट ये स्टैंडर्ड है, चलेगा, ठीक है। ये टेम्परेचर लाइन है, इसमें मैं और बना देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 0, ये हो गया 5, ठीक है। 5-5 का गैप होता है, इनके बीच में 5-5 का गैप होता है। ये हो गया 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, 40, और ये ले लो 45 ले लो इसको, ठीक है। 40 के बाद 40, कुछ तो मिस्टेक है इसमें, कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है, चलेगा। 45, तो ऐसे 5-5 का गैप होता है टेम्परेचर्स के मेन लाइन के बीच में, क्लियर है इतना। आप देखो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन लाइन। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन लाइन। यहाँ पे आपका जो भी पॉइंट आकर टकराएगा वो टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर बताएगा। वेट बल्ब का सैचुरेशन टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट, ये सब आपका सैचुरेशन टेम्परेचर, ये सब आपका बताएगा, ठीक है। तो ये जो कर्व बना है इसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व, क्लियर है? इतना चीज क्लियर हो गया ना? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, सेंसिबल हीट फैक्टर, सैचुरेशन कर्व, एंथैल्पी स्केल, वेपर प्रेशर स्केल, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन आपका बन रहा है, ठीक है, ये टेम्परेचर से स्टार्ट हो रहा है, ये सैचुरेशन कर्व पे जाके टकरा रहा है, ठीक है। क्लियर है? ये जो लाइन हमने बनाया ये क्या है? ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन को हम लोग कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये जो लाइन हमने बनाया है सैचुरेशन कर्व तक हमने टच कराया है, तो ये लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो जो लाइन बने हैं वो 5-5 के गैप पे ये लाइन बने हैं, ठीक है। अगला जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट लाइन बनाने वाले हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है मॉइस्चर कंटेंट लाइन बनाने वाले हैं, ठीक है। ये लाइन कैसे आएगा? यहाँ से डेवलप होता है, ठीक है। इनके बीच में भी 5-5 का गैप होता है, क्लियर। तो जैसे कि इसमें देखो आप, ये 0.002 से है, 0.004, 0.006, 0.008, ये सब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बता रहा है केजी पर केजी में, ठीक है। ऐसे गैप, तो ये अलग अलग जैसा है उसके अकॉर्डिंग मैं जो बना रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग है, पॉइंटिंग मैं अलग ले रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं मार्किंग कर रहा हूँ, वो मार्किंग होगा, ये पॉइंट हो जाएगी 0, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। ये हमने पॉइंट है। ये जो लाइन यहाँ पे हम इसके पैरेलल जो बनाएंगे, अब जो लाइन हम बनाने जाते हैं वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन है, ठीक है। क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। जो कि किससे जाकर टकराएगा? सैचुरेशन कर्व से। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लाइन है क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपका बताएगा। तो नॉर्मली जो ये लाइन बनता है ये पॉइंट 0 से स्टार्ट होके 30 तक जाता है इन ग्राम पर केजी में, ठीक है। ये जो है हमारा केजी पर केजी में है, इसलिए पॉइंट में चल रहा है, ओके। ये मैंने 50 तक बना दिया है, बट इसको आप माइंड में रखो, 0 से 30 तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, 0 से 30 तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और इक्वल गैप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 0 से 30 ग्राम पर केजी, ठीक है। केजी पर केजी में अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप ये, तो आप बस समझने के लिए कर लो, क्योंकि चार्ट तो यही ओरिजिनल है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ये बस समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ, ओके। अब इसके हेल्प से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन है, बता रहा है कि एयर है, ठीक है, उसकी एयर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, एयर की ह्यूमिडिटी है कितना? 45 ह्यूमिडिटी है। तो 25 पे 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी ह्यूमिडिटी है? 15 की ह्यूमिडिटी है। तो ये पॉइंट मिला आपको, ठीक है, ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट पे आपको क्या क्या वैल्यू निकालने को बोल देगा, बताओ, एंथैल्पी बताओ। तो इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, इसमें जाकर कहीं टकराएगा तो वो हो जाएगी उसकी एंथैल्पी, क्लियर है। और ये जो लाइन यहाँ आ रहा है इसको और एक्सटेंड कर दोगे तो बता देगा वेपर प्रेशर, उस एयर का वेपर प्रेशर बता देगा, तो उसकी एंथैल्पी पता चलेगी, उसकी वेपर प्रेशर पता चल गया, क्लियर। और ये जो पॉइंट है ये आपको बता देगा ड्यू टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए ये सैचुरेशन लाइन पे, ठीक है, इस सैचुरेशन कर्व पे कोई भी पॉइंट हो जहां पे आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एट दिस पॉइंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मतलब अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये जहां पे ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आगे तो यहाँ पे जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा इस कर्व पे 0 होगा, यहाँ पे भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 5 होगा, यहाँ पे 10 होगा सैचुरेशन कर्व पे। तो क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिस्कस कर लिया। अब हम जो ड्रॉ करने वाले हैं वो है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। तो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन क्या होता है, ठीक है। अब इससे आपको एक कर्व लाइन ड्रॉ करना है, देखो इसमें आपको दिखाते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, ठीक है।
एंथैल्पी डेविएशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ओके, ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा है, इससे जो होकर ये लाइन आ रहा है, इससे जो होकर ये लाइन ऐसे ऐसे आ रहा है, पूरी एक एंगल पे है, ठीक है। इस एंथैल्पी से जो ये होकर आ रहा है, ये जो लाइन है, ये सारे जो लाइन है, वो क्या बता रहा है? वेट बल्ब टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? वेट बल्ब टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर, ये सब आपका बता रहा है। वो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, क्लियर है? वो लाइन हम ड्रॉ करते हैं आपके सामने, जस्ट मिनट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो लाइन ऐसे ऐसे आ रहा है, ये सारे लाइन जो है, ये छोटे छोटे जिसमें लाइन ऐसे कर्व दिख रहे हैं, ये हमारा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सॉरी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, ठीक है। क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, जितने पॉइंट, ठीक है। अब इसके आगे वाला टर्म है वो है हमारा एंथैल्पी लाइन। अब ये जो लाइन है हमारा, इस पे जाके जो हमारा ड्राई बल्ब लाइन आ रहा है, वेट बल्ब लाइन आ रहा है, उसको एक्सटेंड कर दोगे आप, तो जो जाके इससे टकराएगा तो वो हमें बता देगा एंथैल्पी पॉइंट। क्लियर? क्लियर है? तो एंथैल्पी लाइन भी हो गया। इसे बता रहे हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मैंने बता दिया, ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, ठीक है। ये जो दिख रहा है ब्लू कलर से, ये है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। ये जो आपका बता रहा है, ये सैचुरेशन कर्व, यहाँ पे जो पॉइंट है इससे आके मिल रहा है, ये सब डी वो पॉइंट है, ठीक है। ये जो लाइन ऐसे इंक्लाइंड है, ये हमारा क्या बता रहा है? दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, सॉरी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, ठीक है। और उसको एक्सटेंड कर दो, उसके पैरेलल है, उसको एक्सटेंड करके इस स्केल पे मिला दोगे तो आपका एंथैल्पी बता देगा, ठीक है। इस लाइन को, जो ब्लू वाली लाइन को एक्सटेंड करके कर दोगे तो वेपर बता देगा। क्लियर है? अब हमारा दो तीन चीज और बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, ठीक है। और हमारा बचा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन क्या होता है? ये इतना इंक्लाइन है ना, इससे थोड़ा कम इंक्लाइन रहता है। बोले तो ये अगर ये 80 डिग्री 90 डिग्री पे, सॉरी 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो इससे कम इंक्लाइन है। 30 डिग्री पे जो इंक्लाइन लाइन होंगे वो हमारा बताएगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, ठीक है। तो उसको भी मैं ड्रॉ करता हूं। तो इसमें कहां पे है? ये जो डार्क डार्क दिख रहा है ना, ये डार्क, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है, ठीक है। क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। ये कुछ इस तरीके का बना रहता है, थोड़ा सा कम इंक्लाइन ऐसा। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। और यहाँ पे जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है वो भी है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। क्लियर है? अब ये जो कर्व आप देखो, ध्यान से देखोगे, ये लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, ये सब लाइन देखो, ये सब लाइन ऐसे ऐसे जा रही है। ये लाइन क्या बता रहा है? ये लाइन आपका बता रहा है इट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। तो उसको मैं ऐसे ड्रॉ, हाथ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से है, तो हाथ से मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे। ठीक है, ये जो दिख रहा है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। क्लियर है? अब इस पॉइंट पे से आपको यहाँ कोई पॉइंट मिला, इसको एक्सटेंड, ये पॉइंट को जब इधर एक्सटेंड करोगे तो एंथैल्पी बता देगा, इसको और एक्सटेंड, सॉरी इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे, परपेंडिकुलर एक्सटेंड करोगे तो बताएगा प्रेशर। फॉर एग्जांपल आपका एयर की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसका 25 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमिडिटी है 0.012। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमिडिटी है, ये लाइन आके कहीं यहाँ कहीं पॉइंट पे मैच कर रहा है, ठीक है। इससे जो लाइन ये लाइन जा रहा है, इसको आप फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो उस एयर की आपको वेपर प्रेशर मिल जाएगा, इस पॉइंट वेपर प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर है? इस लाइन से आप देखो, ये इस पॉइंट से, सॉरी कौन सा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के पास से जो ये लाइन ऐसे इंक्लाइन जा रही है, उसको एक्सटेंड कर दोगे तो आपको एंथैल्पी मिल जाएगा, ठीक है। एंथैल्पी मिल जाएगा। इस लाइन से जो ये कर्व जा रहा है, ऐसे जो कर्व जा रहा है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपको उस पॉइंट का रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगा, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। और ये जो लाइन है 10%, 20%, 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 40%, 50%, 60% ऐसा लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। 10, 15, 30 ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको उस पॉइंट का मिल जाएगा। और फिर इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दोगे इस स्केल पे, तो इस स्केल पे जो पॉइंट मिलेगा वो होगा सेंसिबल हीट फैक्टर ऑफ दैट एयर। तो कैसे रीड करना है, सारे पॉइंट क्लियर हो गया ना? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 7 प्रोसेस हैं, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम 3 जो प्रोसेस हैं साइकोमेट्रिक के वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग। ओके, तो ये 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम एक लेक्चर में ये दोनों डिस्कस करेंगे और ये दोनों डिस्कस करेंगे। और इसी तरह साइकोमेट्रिक का इस यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा और सेकंड पार्ट बचेगा, ठीक है। 2 पार्ट में ये यूनिट है। तो the various psychometric process involved in air conditioning to vary the psychometric properties of air according to the requirement।
तो ये प्रोसेसेस जो हैं तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब जैसा आपको रिक्वायर है, जैसा आपको ह्यूमिडिटी चाहिए आपके कमरे में, जैसा आपको सेंसिबल पीबीटी चाहिए कि इतना टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है विथ इतना ह्यूमिडिटी के साथ मेंटेन रखना है, तो ये सब अगर आपको करना है तो कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करने पड़ेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम। ये क्या होता है, जब दो एयर है, ठीक है, एक एयर यहाँ से आ रहा है, एक एयर यहाँ से आ रहा है, दोनों मिक्स होकर फिर आपको सप्लाई मिल रही है। ठीक है, नाउ व्हेन टू एयर स्ट्रीम्स ऑफ डिफरेंट साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ओके, इन दो एयर जो है, दिस इज वन, दिस इज टू, इन दोनों का साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एयर का मास m1 है, ठीक है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 है और एंथैल्पी H1 है। यहाँ से जो एयर जा रहा है उसका मास m2 है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 है, एंथैल्पी H2 है। ओके, are mixed together, then the final properties of air mixture depends upon the final निकल के आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों एयर का मास क्या था, इन्वॉल्व ऑन द एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, इन दोनों का उस पर डिपेंड करके आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। क्लियर है इतना? नाउ तो ऐसे देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो आपका है वो निकलेगा। तो m इज द मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, W इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड H इज द एंथैल्पी। तो दो एयर जो आके मिल रहे हैं, दोनों की साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग है, वो जब मिलकर जो बाहर निकलेंगे तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, मास पे डिपेंड रहेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दोनों एयर के और उसकी एंथैल्पी पे डिपेंड रहता है। ओके, सो द फाइनल स्टेट ऑफ मिक्सचर एज सोन बाय द पॉइंट 3। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये है साइकोमेट्रिक चार्ट, ये हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताता है, ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर बताएगा और ये हमारा एंथैल्पी बताएगा। तो ये पॉइंट 1, ठीक है, ये था, ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मिलकर पॉइंट 3 दे रहा है। ओके, तो ये पॉइंट 3 यहाँ कैसे आ गया? फॉर एग्जाम्पल पॉइंट 1 पहले ये बना, ठीक है, जिसकी मास m इतना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है W1 और उसकी एंथैल्पी कितनी है H1, ठीक है, 2 है, उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है W2 और एंथैल्पी कितनी है H2, ठीक है। अब 3 निकला, तो ये जो पॉइंट 3 है, दिस द फाइनल स्टेट ऑफ मिक्सचर एज सोन बाय द पॉइंट 3 कैन बी ऑब्टेन बाय द कैलकुलेशन ऑफ W3 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करके W3 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपका जो पॉइंट आएगा, ये लीनियर जो लाइन बना है 1 और 2 का जो लीनियर लाइन बना है, इनके कहीं बीच में आएगा ये पॉइंट, जो कि होगा ये दोनों गैसेस के मिक्सचर का रिजल्ट पॉइंट 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन के थ्रू W3 का वैल्यू जो निकालोगे तो आपका जो 1 और 2 के बीच का पॉइंट निकल के आएगा। ओके, इट इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट द फाइनल स्टेट ऑफ मिक्सचर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू एयर स्ट्रीम, ठीक है, स्लोप लेके करें क्योंकि ये m1 अपॉन ये क्या है, स्लोप बता रहा है, तो ये कोई ऐसा ही बन रहा होगा, ठीक है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर। And the position of mixture state, that is point 3, divides that straight line in two part in same ratio, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है, जो पॉइंट 3 होगा, दोनों ये पार्ट जो है और ये पार्ट है, दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा विथ मास ऑफ 2 ड्राई एयर स्ट्रीम। तो ये था हमारा मेन मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम। तो जब आपको ऐसा चाहिए कि रिक्वायर्ड होगा कि भाई आपको जो एयर मिक्स होके आना चाहिए, मतलब कहीं से वो एयर जो ले रहा है उसमें मॉइस्चर है, कहीं से एयर है उसमें मॉइस्चर नहीं है, या तो कहीं से एयर जो ले रहा है उसमें कुछ कमियां है, उसमें CO2 नहीं है, NO2 नहीं है, और आपको वो भी रिक्वायरमेंट है, तो दोनों मिलाकर जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो इसके हेल्प से निकल के आएगा, क्लियर है। तो जब 1 गैसेस है और 2 गैसेस है, इन दोनों का रिजल्ट ये पॉइंट 3 बताएगा, जिसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W3 और एंथैल्पी H3 है, क्लियर है। नाउ अब है हमारा अगला है सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग क्या होता है? द हीटिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, एयर को हीट तो करना है बट उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इज नोन एज सेंसिबल हीटिंग। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हाउ मच वाटर वेपर प्रेजेंट इन
अ ड्राई एयर, 1 kg ऑफ ड्राई एयर या 1 यूनिट ऑफ ड्राई एयर, 1 यूनिट ऑफ ड्राई एयर में हाउ मच वाटर वेपर विल बी प्रेजेंट। ओके, तो आप हीट तो करते जाओ, बट क्या हीट हो रहा है, हीट चेंज ट्रांसफर हो रहा है, बट कोई भी उसमें वाटर वेपर ऐसा नहीं कम हो जा रहा है या ज्यादा हो जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मीन्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी कम ज्यादा हो रही है। तो सेंसिबल हीटिंग का डायरेक्ट कहना है कि द हीटिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंजेस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर विल बी चेंजेस। ओके, फॉर एग्जांपल सेंसिबल हीटिंग को ऐसे समझते हैं कि ये आपका एयर इन हो रहा है, ये एयर आउट हो रहा है, ठीक है। इनके बीच में हमने क्या किया, एक रॉड लगा दिया, ये कॉइल है, हीटिंग कॉइल है, ठीक है, हीटिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल हमने लगा दिया। अब जो ये एयर है, जब ये एयर का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल इस एयर का टेम्परेचर TdB1 है, TdB मतलब किसे डिनोट डीबीटी को हम बताते हैं, दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इस एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, TdB1। ओके, जब ये पास होगा हीटिंग कॉइल से, तो हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना है, TdB3, ठीक है। जब ये पास होगा तो जो टेम्परेचर निकल कर आएगा वो निकलेगा TdB2। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल कि अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस एयर है और ये जो आपका ये कॉइल है ये 48 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जो एयर यहाँ से पास होगा तो वो 48 डिग्री सेल्सियस पे निकलना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे होगे तो ये गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। ओके, तो जो एयर का टेम्परेचर, ये जो एयर है उसका टेम्परेचर अगर TdB1 है और इसका टेम्परेचर ये कॉइल का ये है, तो जो एयर पास होकर निकलेगी इस टेम्परेचर से हमेशा कम निकलेगा। मतलब ये 48 डिग्री सेल्सियस है, ये समझ लो 45 डिग्री सेल्सियस निकल कर आ रहा है। क्लियर है, ये 40 था, हीट होने के बाद 45 पे निकला, बट कॉइल का टेम्परेचर कितना था, 48 डिग्री सेल्सियस, उससे हमेशा कम निकलेगा। ओके, तो ये देखो 0.1 ये टेम्परेचर जो एयर इन हो रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद 1 से वो कहां चला गया, 0.3 पे जो एयर आउट हो रहा है, सॉरी 0.1 है, ठीक, 0.1 ये बता रहा है, और आउट कितना हो रहा है, TB2, तो ये इतना आउट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, देखिए जो 0.1 है रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एयर इन हो रहा है उसका टेम्परेचर है TdB1, ओके, और उसकी एंथैल्पी है H1। क्लियर है। जब वो हीटिंग कॉइल जो है, ये है हीटिंग कॉइल, उसका टेम्परेचर कितना है, TdB3, तो उसका टेम्परेचर है TdB3। तो जब ये एयर इससे मिलेगा तो उसकी एंथैल्पी कितनी है, H3। जब मिलेगा तो जो एयर बाहर निकलेगा उसका टेम्परेचर उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो जो टेम्परेचर निकलेगा 2 पॉइंट निकलेगा वो इससे कम निकलेगा, इसलिए ये कम निकल रहा है। क्लियर। और ये हमारा क्या बता रहा है, चार्ट में, ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बता रहा है। तो देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी कांस्टेंट बट टेम्परेचर विल बी चेंजेस। क्लियर है। और अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप ऐसा कोई कंटेनर बना रहे हो जिसमें से एयर पास हो रहा है, उसमें कॉइल लगा हो, तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर कॉइल से तो जा रहा है, कुछ अमाउंट उसके बाईपास कर रहा है, उसके ऊपर या उसके अगल बगल से चले जा रहे हैं, उसमें टकरा कर नहीं जा रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो वो एयर हीट नहीं हो रहा है। इन दैट केस क्या हमारा रिजल्ट आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ एयर जिसका टेम्परेचर है TdB1, ओके, जब वो पास हो रहा है तो उसमें से x kg ऑफ एयर जो है वो बाईपास हो जा रहा है, ऊपर से चला जा रहा है, और वो तो बचा कितना 1 - x kg, वो हमारा इससे पास होके जा रहा है। फाइनल जो आउट होगा वो 1 kg ऑफ एयर ही आउट होगा, बट टेम्परेचर विल बी दिस। क्लियर है। Now heat added to the air, how much heat will be added to the air from this is equal to CPM T this minus this 2 minus 1 2 minus 1 air in air out, ये टेम्परेचर जाता है तो this minus this air CPM। और CPM की वैल्यू क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हीट, जिसकी नॉर्मल कंडीशन पे वैल्यू होती है 1022 किलोजूल पर केजी केल्विन। ओके, नाउ बैलेंसिंग द एंथैल्पीज। अब तो एंथैल्पी को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। एंथैल्पी को बैलेंस करेंगे तो दिस प्लस ये जो एयर आ रहा है और ये जो इसका एयर, इन दोनों का सम इज इक्वल टू ये आउट, ठीक है। तो x अमाउंट ऑफ एयर जो यहाँ से बाईपास हो रहा है CPM TdB1, जिसका टेम्परेचर क्या है TdB1 है, जो ऊपर से पास हो जा रहा है, ठीक है, प्लस 1 - x जो इस kg ऑफ एयर जो इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है, जिसका टेम्परेचर क्या है TdB3, विच इज इक्वल टू जो एयर आउट हो रहा है, दैट इज 1 kg ऑफ एयर आउट हो रहा है 1 into CPM TdB2। क्लियर है। Now, अब इसमें से इसको आप ओपन करो और इसमें से x कॉमन ले लो, तो आप TdB3 - TdB1 विच इज इक्वल टू TdB3 - TdB2। Therefore x is equal to TdB3 - TdB2 upon, ठीक है, TdB3 - TdB2 upon TdB3 - TdB1, TdB3 - TdB1। क्लियर है। तो क्या होता था हमारा, दैट इज बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, एक बार मैं क्लियर करता हूँ। बाईपास फैक्टर का डेफिनेशन ये होता है कि द बाईपास फैक्टर फॉर द प्रोसेस फॉर दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कॉइल एंड लिविंग एयर टेम्परेचर टू द डिफरेंस बिटवीन द मीन सरफेस एंड द एंटरिंग एयर टेम्परेचर। क्लियर है। इट मींस बाईपास फैक्टर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द इसका जो एयर हमारा कॉइल का जो टेम्परेचर है वो माइनस एयर जो इनलेट हो रहा है वो अपॉन टेम्परेचर जो आपका कॉइल का है माइनस जो टेम्परेचर आपका
सॉरी मिस्टेक, बाईपास फैक्टर का यहाँ पे मीनिंग ये है दैट रेशियो ऑफ कॉइल की जो टेम्परेचर है वो माइनस आपकी जो आउटर पे जो एयर निकल रही है उसकी टेम्परेचर अपॉन कॉइल की टेम्परेचर जो है वो माइनस जो इनलेट एयर हो रही है वो, इट इज कॉल्ड द बाईपास फैक्टर। क्लियर है? तो ये कॉइल का टेम्परेचर माइनस जो एयर बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर अपॉन कॉइल का टेम्परेचर माइनस जो एयर इन हो रहा है। क्लियर है? सिमिलरली बाईपास फैक्टर फॉर सेंसिबल कूलिंग, तो सेंसिबल हीट के लिए हमारा ये आ रहा है क्या, बाईपास फैक्टर। क्लियर? सेंसिबल कूलिंग के लिए क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दो तो वो सेंसिबल कूलिंग हो जाएगा। तो कितना बाहर निकल रहा है माइनस कॉइल कूलिंग। अब यहाँ पे कॉइल हीट हो रहा था, यहाँ कॉइल हीट नहीं, यहाँ कॉइल ठंडा होगा, उससे एयर जब पास होगा तो एयर जो उधर निकलेगा वो ठंडा एयर निकलेगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कॉइल गर्म है, इससे जब पास होगा तो यहाँ पे गर्म हवा निकलेगा। बट इन केस ऑफ सेंसिबल कूलिंग में इसमें लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर मूव करता है, जब एयर उससे पास होता है ठंडा बाहर निकलता है। इसको अपोजिट कर दोगे तो हमारा सेंसिबल कूलिंग का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? नाउ द अमाउंट ऑफ हीट एडिंग ड्यूरिंग सेंसिबल हीट, हाउ मच अमाउंट विल बी एडेड, जो एयर बाहर निकल रहा है उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर ऐड हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस हीटिंग कॉइल। Therefore, this is equal to H2 minus H1. How much air will be out of this H2 minus H1? Okay, H2 minus H1, which is equal to CPA TdV2 minus TdV1 plus for enthalpy H1 के लिए क्या हो जाएगा, WCPS TdV2 minus TdV1. Okay, where CPA और WCPS कॉमन ले लो this, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, CPM. ठीक है, इसलिए हमारा डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया था, heat added to the air will be this. Clear? तो ये आपका हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कितना, इतना। where the value of CPM is equal to 1.022 TdV2 minus TdV1. So how much heat will be added, which is equal to this. Clear? Now sensible heating. अब हम आने वाले हैं सेंसिबल कूलिंग। तो सेम क्या मैंने सेंसिबल कूलिंग बताया था कि हमारा रेफ्रिजरेंट, ठंडा रेफ्रिजरेंट इस कॉइल से पास हो रहा है, तो एयर का टेम्परेचर TdV1 है, ठीक है, और ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर TdV3 है। जब ये एयर TdV1 इससे टकराकर पास होगा तो जो टेम्परेचर होगा वो TdV2 होगा। जो टेम्परेचर होगा इस रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर से ज्यादा होगा, यस ज्यादा होगा। ठीक है, इसको अगर हम पाई चार्ट से, साइकोमेट्रिक चार्ट से समझें तो कैसे समझेंगे, दिस इज पॉइंट 1 जहां पे एयर एंटर हो रहा है, जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है फॉर एग्जांपल 15% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ϕ1 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी कांस्टेंट। इन सेंसिबल केस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारा कांस्टेंट होता है बट टेंपरेचर विल बी चेंज। तो पॉइंट 1 पे हमारा एयर क्या हो रहा है, इन हो रहा है। ठीक है, अब इन हो रहा है और पॉइंट 2 पे एयर हमारा निकल रहा है। ओके, तो पॉइंट 1 पे टेंपरेचर फॉर एग्जांपल ये 40 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर है, एंटर हो रहा है, और फिर जो वो हमारा कूलिंग कॉइल है, फॉर एग्जांपल कूलिंग कॉइल का टेंपरेचर हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जब वो उसमें 1 से 3 गया, एयर इसमें टकराया, पास हुआ, तो जो बाहर निकलेगा वो थोड़ा ज्यादा निकलेगा, इस टेम्परेचर से ज्यादा निकलेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज 35 डिग्री सेल्सियस में निकलेगा। क्लियर? ऐसा होता है सेंसिबल कूलिंग। तो द कूलिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज नोन एज सेंसिबल कूलिंग। ओके, now the heat rejected by air during sensible cooling may be obtained from the psychometric chart by the enthalpy difference. तो अगर आपको how much heat will be reject, कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि ठंडा इसमें जा रहा है, ठीक है, और इसमें जो निकलेगा हीट विल बी चेंज, हीट विल बी रिजेक्ट फ्रॉम दिस कूलिंग से। ठीक है, हाउ मच हीट विल बी रिजेक्ट, हीट विल बी रिजेक्ट अगर आप पता करना है तो इसका और इसका एंथैल्पी का, H1 माइनस H2 की एंथैल्पी करते हैं, इट इज कॉल्ड TdV1। यहाँ पे टेंपरेचर किसका ज्यादा है, 1 का, कम किसका है, जो बाहर निकल रहा है उसका, एज कंपेयर टू 1। ठीक है, तो TdV1 minus TdV2, this and the final heat rejected is 1.022 TdV1 minus TdV2. That is TdV1 means dry bulb temperature at inlet minus dry bulb temperature at outlet. This is the heat, how much heat will be rejected in sensible cooling. ठीक है, अब इसका और देख लें। Now for air conditioning purpose, if you use this R for air conditioning, the sensible heat per minute is given by sensible heat is equal to m CPM del T, mass of dry air, this specific humidity, heat supply and how much temperature changes. Okay, where mass of dry air, mass is equal to क्या होता है हमारा, रेट ऑफ जैसे होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यहाँ पे v जो हमारा है रेट ऑफ ड्राई एयर फ्लोइंग। ठीक है, हाउ मच एयर विल, किस रेट से एयर हमारा फ्लो कर रहा है इस सिस्टम में। ओके, दिस देयरफॉर ma को v रो लिख सकते हैं, CPM del T। ओके, नाउ वेयर डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन दैट केस द डेंसिटी ऑफ एयर विल बी 1.2 kg होता है। ओके, कि अगर आपको अगर जो आपका जो डेंसिटी एयर की जो डेंसिटी क्या है बाहर में 20 डिग्री से टेंपरेचर क्या पता कर लो, इन दैट केस हाउ मच डेंसिटी, तो उसकी ह्यूमिडिटी कितनी पता कर लो, तो उसके हिसाब से आपकी डेंसिटी फाइंड हो जाएगी। ओके, नाउ CPM स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नॉर्मल हम इतनी लेते हैं। ओके, एंड del T इज कॉल्ड TdV1 minus TdV2, अभी हमने किया। देयरफॉर ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपका आ जाएगा ये इक्वेशन, दैट इज सेंसिबल हीटिंग इज इक्वल टू SH इज इक्वल टू V 1.2 into 1.022 this into del T this, और फाइनल रिजल्ट ये, दिस मींस सेंसिबल हीटिंग इज इक्वल टू। क्लियर है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन होता क्या है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मॉइस्चर टू द एयर, एयर के अंदर मॉइस्चर का एंटर कराना, इट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिफिकेशन। इसका एग्जांपल ले ले कूलर। ठीक है, कूलर जो हमारा होम कूलर जो आप यूज करते हो वो, ठीक है, वो क्या करता है, बाहर से ड्राई एयर क्या करता है, खींचता है,
जो आपका फैन रहता है, और वो अगल बगल जो वेट आपका वो रहती है, वेट पैड जो है वो पैड क्या है, ये आपका फैन है, और यहाँ पे जो पैड लगा है वो गीला है, वेट है। तो जब ये घूमता है तो ये बाहर से एयर घिसता है, तो वो एयर जो है पैड से गुजर के आती है, तो वो पैड से एयर के अंदर क्या हो जाता है, मॉइस्चर एंटर हो जाता है और फिर वो बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ओके, और डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर इज कॉल्ड डीह्यूमिडिफिकेशन। इसका एग्जांपल है एसी, ठीक है, इसका एग्जांपल है एसी। तो जब भी एसी में भी क्या करता है, बाहर से क्या करता है, एयर लेता है और फिर वो कॉइल से गुजर के जाता है। तो कॉइल से जब गुजरता है तो वो एयर जो है कंडेंस, उसके अंदर जितने मॉइस्चर है वो सारे मॉइस्चर कंडेंस हो जाते हैं और आपको बाहर ऐसे एसी से बाहर पानी टपकते हुए दिखता है। क्लियर है ना, ये तो हो गया। तो ध्यान से देखना इन ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, मॉइस्चर विल बी एडेड। तो ह्यूमिडिफिकेशन में जब मॉइस्चर ऐड होगा, ये हमारा क्या है, साइकोमेट्रिक चार्ट, ये हमारा बताता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये हमारा बताता है ड्राई बॉल टेम्परेचर, दिस इज एंथैल्पी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये एंथैल्पी, ठीक है। तो 0.1 एयर है हमारा, ठीक है, और जब एयर हमारा बाहर निकला 0.2 पे, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी चेंज, जब इस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन मींस एयर का ऐड करना। तो एयर में वाटर का ऐड करना, इट मींस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बढ़ाना। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता क्या है कि एक यूनिट ऑफ ड्राई एयर में हाउ मच वाटर वेपर विल बी प्रेजेंट। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला ये होता है कि हाउ मच वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 यूनिट या 1 kg ऑफ ड्राई एयर, ये फॉर्मूला होता है। ओके, और इन डीह्यूमिडिफिकेशन में जो क्या होता है कि जो भी स्पेसिफिक देखो क्या होगा, कम होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी कम, जो भी एयर में से क्या होगा, वाटर वेपर को बाहर निकाला, रिमूवल ऑफ वाटर वेपर, तो उससे क्या होगा, स्पेसिफिक ये कम होगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। दिस डायग्राम शोस दैट द डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। क्लियर है। नाउ सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, जनरली बस अभी माइंड में रखो, आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे। सेंसिबल हीट फैक्टर होता है सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, और टोटल हीट इट मींस सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन। कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारा है कॉइल, ठीक है, इस कॉइल में कोई रेफ्रिजरेंट मूव कर रहा है जो कि ठंडा है, ठीक है, ठंडा है, जिसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डीपीटी से भी कम है, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है। इसमें से जब एयर मूव करती है तो क्या होता है, उस एयर में जितने भी मॉइस्चर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे जब भी कोई एयर आता है तो वो क्या, जो एयर में जो भी मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होने लगता है, ठीक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का डेफिनेशन यही हम पढ़े थे। तो क्या होगा, तो इस कॉइल पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे जमने लगेंगे, ठीक है, और जमने के बाद फिर क्या होगा, वो टपक के आपके इस ग्राउंड में इकट्ठा होने लगेंगे। तो आपको एसी में ये देखने को मिलता है, ठीक है, एसी में देखने को मिलेगा, बाहर पानी टपकता रहता है, तो ये पानी ऐसे, और बाकी जो एयर जो निकलता है वो कूल एयर निकलता है, ठंडा एयर, ठीक है। क्लियर है। इसका डायग्राम, इसका हम इस पे बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, दिस इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दिस इज एंथैल्पी लाइन। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है दिस पॉइंट पे 40 डिग्री सेल्सियस पे आपने लिया, जिसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है फॉर एग्जांपल 0.04 है, जो भी हो, और जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर एग्जांपल इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 50%, फॉर एग्जांपल 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये लाइन जो बताता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये जब डीबीटी तक पहुंचेगा, इस कॉइल तक पहुंचेगा, तो इसका टेम्परेचर विल बी चेंज। ये जो पॉइंट है, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डीपीटी पॉइंट। ओके, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे जैसे होगा तो क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंडेंस होने लगेंगे। तो कंडेंस होने लगेंगे तो मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होने लगेगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होने लगेगी, क्योंकि उसके जो वाटर वेपर है वो निकलने लगे, रिमूव होने लगे हैं। तो वाटर वेपर विल बी रिमूव। तो ये होने लगी, जो प्रोसेस 2 से 3 है, इससे हम बोलते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, प्रोसेस रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ दिस, तो डीह्यूमिडिफिकेशन। तो वाटर रिमूव हो रहा है, इट मींस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीज। द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीज, इट मींस वाटर विल रिमूव, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला ही होता है कि हाउ मच वाटर वेपर प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ या 1 यूनिट ऑफ ड्राई एयर। ओके, नाउ अब ये तो हमारा थ्योरेटिकली हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये लाइन हमारा कुछ इस तरह आकर जुड़ता है, ठीक है, और जब यहाँ कहीं पॉइंट, ये जो पॉइंट 3 ऐसे 1 2 3 बन रहा है, ये कहीं 1 ऐसा कहीं बनता है, ठीक है, 1 2 3 ऐसा बनता है, ठीक है। तो हम इसे हम 0.4 ले रहे हैं। अब इसको इधर ऐसे ड्रॉ कर लो, तो ये हो गया 1 डैश, ठीक है। अब ये स्लोप कितना हुआ ये हमें फाइंड चल जाए तो मजा आ जाए। तो हाउ मच हीट विल बी एडेड विच इज इक्वल टू H1 माइनस H4, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, एट 40 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी कितना है 50%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर विल बी
फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस, ओके, और यहाँ पे 100% ह्यूमिडिटी, ये जो लाइन है यहाँ पे 100% ह्यूमिडिटी बता रहा है। तो 100%, फिर आप टेम्परेचर और उसको कूल करो, तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका अभी भी जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, बट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुआ भाई, ये आप कंफर्ट जोन फील नहीं करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टेम्परेचर को मैनेज करके 15 डिग्री ना चाहकर 24 डिग्री सेल्सियस पे लाना होगा। इन दैट केस रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी आपकी 30 या 40 डिग्री, जो 50 है यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल 70% ह्यूमिडिटी, तो ये चलो सही है, कुछ परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जनरली 1, 2, 3 ऐसे होता है, और प्रैक्टिकल में अगर देखोगे तो ऐसा लाइन एक ड्रॉ आपको दिखेगा। तो ये पॉइंट का हाउ मच सेंसिबल हीट फैक्टर ये डिफाइन करके बताता है हमारा। तो कैसे निकलेगा, तो H1 माइनस H4 अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, H1 माइनस H1 डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा H1 माइनस H1 डैश प्लस दिस H1 डैश माइनस H4, ठीक है, वेयर दिस H1 माइनस H, ये जो है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग, प्लस ये जो हमारा पॉइंट है ये हमें बताता है लेटेंट हीट, ओके। तो ये फॉर्मूला जो फाइनल बनेगा ये हमारा बन जाएगा H1 माइनस H1 डैश अपॉन H1 माइनस H1 डैश प्लस H1 डैश माइनस H4। फाइनल हमारा सेंसिबल हीट फैक्टर क्या निकल के आएगा, क्लियर है। सेम इन कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, तो कूलर का एग्जांपल लेते हैं। कूलर की होता है ये कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, मींस यहाँ पे मॉइस्चर का ऐड करना एयर में। तो ये देखो ये कंटेनर है, ठीक है, ये एयर पास हो रहा है, तो जो एयर पास हो रहा है इस कंटेनर से, तो एयर जो आउट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे है, और यहाँ पे निकल रहा है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हो गया, तो इसमें हम क्या कर दें, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड कर दिए, ठंडा पानी मॉइस्चर ऐड कर दिए, तो ये हमारा ऐसा हो रहा है। तो ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या ये पानी है, इस पानी को हम पंप कर दे रहे हैं, और ये स्प्रेयर स्प्रे कर रहा है। तो जब ये एयर मूव हो रहा है, तो ये जो स्प्रे से जो वाटर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में निकल रहे हैं, जो कि एयर में ऐड हो जा रहे हैं, और फिर उस एयर को ठंडा करके बाहर निकल रहे हैं, ये, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो पॉइंट 1 है, जैसे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ओके, और ये जो बाहर निकल के आएगा, फॉर एग्जाम्पल उसमें 100% relative humidity and the temperature will be drop at 25 degree Celsius, clear, and the specific humidity will be increases from this W1 से W2। तो specific humidity will be increase means water vapor का increase होना आपके air में, ओके। तो इसको, इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस 1 से ये 2 हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं that is called the cooling with humidification, क्लियर है। बट आप अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो 100% ह्यूमिडिटी आपको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको नहीं मिलेगी। तो प्रैक्टिकली जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट कहीं यहाँ कहीं आता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेल्सियस होगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगा उसमें फॉर एग्जांपल 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, बट थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं कि 100% है, तो ऐसा, ठीक है। देयरफॉर व्हाट इज द ह्यूमिडिफिकेशन एफिशिएंसी, ह्यूमिडिफिकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इस सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड, ये इसको परसेंटेज में हम रखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा TdB1 माइनस TdB2 अपॉन TdB1 माइनस TdB3 ड्राई बल्ब टेम्परेचर इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आपका आंसर फाइनली आता है। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमिडिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम, ओके। तो कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन का एग्जांपल माइंड में रखना, कूलर मतलब आप उसमें मॉइस्चर ऐड कर रहे हो, एसी मतलब कूलिंग विथ डिह्यूमिडिफिकेशन मतलब वाटर जो आपका निकल रहा है एसी से, तो इट मींस रिमूव कर रहा है वाटर, क्लियर है।